कोरोना से जंग, कब सुधरेंगे हम? रायपुर में कोरोना का संक्रमण तेज के पार पहुंच गया है और ऐसे में लापरवाही जारी है। देखिए, तमाम लोग, नियम है कि सड़क पे आप निकलेंगे तो मास्क लगाने का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का है। इसके साथ साथ जो दुकानदार है उनको भी कहा गया है कि बिना मास्क के सामान नहीं दीजिए। लेकिन देखिए, पूरी तरह से जो बाजार में लोग उतरते हैं बिना मास्क के आते हैं। लापरवाही की इंतहा, कहीं बन न जाए सजा। इस वक्त हम मौजूद हैं जगदलपुर के संजय मार्केट में। भैया, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो? मास्क लेने जा रहा हूँ सर अभी। मास्क लेने जा रहे हो? हाँ। मास्क क्यों नहीं लगाए हैं आप? लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हाँ भाई, मालूम है, मैं साड़ी बांध के आई थी, अभी इससे बात करी तो साड़ी खोली। आप मास्क का उपयोग क्यों नहीं कर रहे? हाँ, मैं सॉरी ही बोल सकता हूँ यार। ओमिक्रॉन की चुनौती, अनदेखी बनाम सख्ती। रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर से लेकर बिलासपुर और रायगढ़ तक ये तस्वीरें तो महज उदाहरण हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रदेश की जनता कितनी जागरूक है। इन लोगों को ना तो अपनी जान की चिंता है, न अपने घर वालों की। बेफिक्री ऐसी जैसे कोरोना कुछ है ही नहीं। वैसे ही हाल केवल इन शहरों मात्र का नहीं, कमोबेश हर इलाके की यही कहानी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिलासपुर में जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि कई लोग अभी भी बाजारों में ऐसे हैं जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अभी भी बिना मास्क के लोग यहाँ पर खुले में घूमते देखे जा सकते हैं। रायगढ़ जिले में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ के लोग हैं उनमें कोरोना के संक्रमण को लेकर डर नज़र नहीं आ रहा है। आप देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ शहर की कि किस तरह से लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन लोगों ने मास्क लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी मास्क या तो चेहरे के नीचे पे है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का लोग हैं वो पालन नहीं कर पा रहे हैं। मास्क नहीं लगाए, आप क्या कहना चाहेंगे? मास्क मैं रखा हुआ हूँ, मुझे चूंकि सर्दी खांसी हल्की है, थोड़ा सा दम घुटता है, इसीलिए मास्क में लगा हुआ हूँ। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। बीते 24 घंटे में देश में करीब 3 लाख नए केस मिले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में एक दिन में मरीजों की संख्या 6000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन इन आंकड़ों से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ना तो वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क लगाते हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। एक्सपर्ट भी बार बार आगाह कर रहे हैं कि ये लापरवाही घातक साबित हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण काफ़ी संख्या में बढ़ते जा रहा है। इसमें सावधानी के लिए सभी को कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ारों में, बाहर में, इधर उधर जाते हैं तो मास्क लगाकर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। जानकारों की चिंता इसलिए भी जायज़ है क्योंकि नए साल की शुरुआत में संक्रमण दर जो 1% पर थी वो अब 10% के ऊपर जा चुकी है। आम आदमी से लेकर मंत्री और विधायक तक इसकी चपेट में है। प्रदेश में कई अफसर भी इसकी चपेट में हैं। फिलहाल 31,000 के आसपास एक्टिव मरीज प्रदेश में मौजूद हैं। बावजूद इसके लोग कोरोना गाइडलाइन का मखौल बना रहे हैं और खुद की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। लिहाजा नगर निगम का अमला ऐसे लोगों पर सख्ती करते हुए बिना मास्क के घूमने वाले 500 से ज्यादा लोगों से अभी तक 45,000 रुपए का जुर्माना वसूल चुका है। मास्क नहीं लगाने के अलावा होम आइसोलेशन के मामले में भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। पॉजिटिव होने के बाद खुद को आइसोलेट करने के बजाय कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं। अब तक 19 ऐसे लोगों की पहचान की जा चुकी है जिन पर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश भी कलेक्टर्स को दे दिए गए हैं। दो बातें हैं, एक तो लोगों में जागरूकता की जरूरत है, जिसको आपको और हमको सबको लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। सभी प्रभारी मंत्रियों को जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके इस संक्रमण को रोकने के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा दूरी बनाए रखें, मास्क लगा के चलें, कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें, प्रोटोकॉल का पालन करें। यही इसका सबसे बड़ा बचाव का साधन है। कोरोना की तीसरी लहर में सभी आशंकाओं को देखते हुए सरकार ने अपने स्तर पर सारी तैयारी कर रखी है। आशंका है फरवरी माह में कोरोना संक्रमण अपने पीक पर रहेगा। बावजूद इसके लोग लापरवाह हैं या फिर कोरोना की इस लहर को वाकई हल्के में ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आने वाला वक्त खतरे को और बढ़ा सकता है। लिहाजा आपको हमको ये समझना होगा कि ये बेफिक्री, ये लापरवाही कई जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और जो रिपोर्ट अभी आपने देखी है ये आपकी हमारी आंखें खोल देने के लिए आंकड़ों के साथ पर्याप्त है, लेकिन हम हैं लगातार चेतावनियों के बावजूद, एक्सपर्ट के कहने के बावजूद शायद सुधरना नहीं चाहते या कई बार चीज़ों को हल्के में लेकर खुद ही बड़ी चीज़ों को आमंत्रित करते हैं और बड़ी दुश्वारियों को झेलने की तैयारी करते हैं। आपके साथ में आज हम एक एक्सपर्ट पैनल को जोड़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, इसमें ये हल्की हल्की लापरवाही है जो आपको लगता है कि शायद बहुत छोटी सी लापरवाही है, वो कितनी भारी पड़ सकती है। क्योंकि जिस मुहाने पर एक बार फिर आप हम खड़े हुए हैं, वहां पर आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ेंगी और अगर ये माहौल रहा तो वो सारी पाबंदियां जो हमने पिछले दिनों झेली हैं, जिनकी वजह से दिक्कतें हुई हैं, वो शायद हम पर दोबारा से लागू की जाएं। उसके पहले वक्त रहते संभल जाएं तो शायद खुद के लिए बेहतर हो। हमारे साथ आज दो बहुत खास मेहमान हैं। डॉक्टर मीरा बघेल जी हैं, CMHO रायपुर की, और डॉक्टर गिरीश अग्रवाल साहब हैं, चेस्ट फिजिशियन, जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं अपनी और इस पूरे महामारी के दौर में भी लोगों को गाइड करते रहे। आप दोनों को इस मंच के ऊपर हम चाहते हैं कि आपकी बातें हम लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि आपसे हम बात करते हैं लेकिन आपकी बातों से लोग समझें, ये उम्मीद हम करते हैं। डॉक्टर मीरा, पहला सवाल आप ही से है कि प्रशासन अपने स्तर पर खूब तैयारी कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों से हम भी प्राइम टाइम में बैठकर भी इस बात की चिंता कर रहे हैं कि लोग सेल्फ टेस्ट किट से खुद टेस्ट कर ले रहे हैं, घर पे ही अपना इलाज डिसाइड कर ले रहे हैं, जो पाबंदियां हैं उसको मान नहीं रहे हैं। बाहर कालम आपने रिपोर्ट में देखा, क्या ये छोटी छोटी लापरवाहियां भारी नहीं पड़ेंगी? जी हाँ, बिल्कुल भारी पड़ेंगी। जिसका मैं उदाहरण आपको आज ही की बातों से देती हूँ। आज 3 मौतें हुई हैं। उन तीनों में एक तो बेचारे 80 साल के वृद्ध थे और एक 34 साल का था और एक 62 साल के थे। दुर्भाग्य देखिए कि तीनों ने वैक्सीन नहीं लगाया था, जबकि हम कितना ज्यादा सेंटर रायपुर में वैक्सीन का खोल के रखे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, वैक्सीन लगाने वाले हैं, लेकिन अभी भी एक तरफ तो हम ये आंकड़े देते हैं कि 100% पहला डोज लग गया है, लेकिन जब ये मौतें सामने आती हैं तो पता चला आज के 3 के 3 ने वैक्सीन नहीं लगाई थी और तीनों मौत के मुंह में गए। तो आप यंग है, यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है यदि, तो हो सकता है आपको ये मामूली सर्दी खांसी जैसा 5-6 दिन रहेगा और चला जाएगा। लेकिन आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, उन पे यदि आप यदि इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तो वो हो सकता था कुछ लोग तो अच्छी उम्र जी लेते। 80 साल वाले की बात तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन उनमें से जो बाकी 2 बताए वो अच्छी उम्र जी लेते, लेकिन चूंकि इन्फेक्शन उनको लग गया और उनकी मौत हो गई। तो ये सावधानी अपने लिए तो करनी ही है, साथ में जो अपने घर में जो बड़े बूढ़े बच्चे हैं उनके लिए भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, हमारे साथ डॉक्टर गिरीश अग्रवाल साहब भी हैं। डॉक्टर अग्रवाल से हमने पहली वेव में, दूसरी वेव में कई दफ़ा बातचीत की है, अलग अलग माध्यमों पर बात की है। डॉक्टर गिरीश, जिस तरह के हालात अब तीसरी वेव के पहले बन रहे हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि हम इन्हें अभी भी न्योता देने में पीछे नहीं हैं। हर तरह की लापरवाही और हर स्तर पर लापरवाही हम देख रहे हैं। जी पुनीत, ये तो तय है कि हम लापरवाही कर रहे हैं और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों को ये लग रहा है कि ओमिक्रॉन माइल्ड सा है, 4-5 दिन की बात है और सेटल हो जाएगा। मैं अभी 10 मिनट पहले ही बिलासपुर से लौटा हूँ और वहाँ मैं एक पेशेंट देखने गया था कोविड का जी। और उस आईसीयू में मैंने जो कोविड के पेशेंट देखे, करीब 7-8 पेशेंट थे और वो 7-8 पेशेंट सबके सीटी स्कैन या लंग्स में जो इन्फेक्शन था वो डेल्टा में जैसा हमने देखा वैसा था। मुझे ये नहीं पता कि उन पेशेंट्स को डेल्टा वायरस से इन्फेक्ट हुआ है या ओमिक्रॉन से हुआ है, लेकिन मुझे ये जरूर समझ में आया कि वैक्सीनेटेड हो चाहे नॉन वैक्सीनेटेड हो, ये स्थिति अगर बिलासपुर उस अस्पताल के अलावा और भी किसी अस्पताल में ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ने लगते हैं तो हम वापस से वो भयावह स्थिति वापस से हमें दिखेगी। डॉक्टर साहब, थर्ड वेव को लेकर आप, जैसे आपने खुद ही इस बात की शुरुआत कर दी, जो अगला सवाल होता है कि ओमिक्रॉन को लोग ये सिम्टम्स के आधार के ऊपर एक तो जज नहीं कर पाते हैं क्योंकि माइल्ड सिम्टम बताए जाते हैं। शुरुआती दौर में सारे सिम्टम एक जैसे हैं, कॉमन हैं, और ये कॉमन सिम्टम को हल्के में लिया जा रहा है क्योंकि लोग सोचते हैं जल्दी इसमें ठीक हो जा रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहे हैं। तीनों बातों का क्या असर पड़ रहा है इस वेव के ऊपर?
सिम्टम्स इसमें थोड़े से डिफरेंट हैं। पहले हम देखते थे कि सर्दी जुकाम ज्यादातर या बुखार रहता था। इसमें बुखार के साथ सर दर्द और शरीर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। पूरा शरीर तोड़ देने वाला दर्द है, सर दर्द लगातार बना हुआ है। सर्दी जुकाम भी हो सकता है, हो ना हो सकता है बुखार आए ना आए, लेकिन बॉडी एक सर दर्द ये काफी ज्यादा हो रहा है। तो सिम्टम्स के लिहाजा से तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा ये डिफरेंट है। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था पुनीत, क्या आप दोबारा दोहरा सकते हैं? जी बिल्कुल, ओमिक्रॉन का जो इलाज कर रहे हैं लोग, ये पढ़कर केवल निश्चिंत हो जा रहे हैं कि ये जल्दी चला जाता है, जैसा आपने भी कहा, और इसमें सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, खुद ही एक मेडिकेशन शुरू कर ले रहे हैं। इसमें जिस प्रकार से हम नंबर्स ऑफ पेशेंट रोज पॉजिटिव देखते हैं छत्तीसगढ़ में, और जिस प्रकार से डॉक्टरी सलाह ली जा रही है वो बहुत कम है। दोनों में काफी गैप है। तो मेरे कुछ मित्रगण भी हैं, मैं उनसे बात कर रहा था कि ऐसा क्यों है, तो उनका ये कहना था कि बहुत सारे मरीज सीधा मेडिकल स्टोर जाके व्हाट्सएप में जो दवाइयां सर्कुलेट हो रही है वो ले रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में जो कोविड के पर्चे व्हाट्सएप में घूम रहे थे, लोग आज भी उसी का पालन कर रहे हैं। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक है, वो आज भी उसका सेवन कर रहे हैं। वो प्रोटोकॉल में नहीं है, गाइडलाइन में नहीं है। तो सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और शायद हो सकता है कि इसका नतीजा या उसका भुगतान आगे हमें देखने को मिले या करना पड़े। जी, डॉक्टर मीरा बघेल जी भी हमारे साथ में। डॉक्टर मीरा, जिस तरह से आपने लगातार लोगों को, पहले भी हमने देखा कैंपेन चला कर अवेयर किया कि आप जाकर वैक्सीनेट हों, लेकिन कई सारे लोगों का इस वेव के पहले लॉजिक सुनाई पड़ता है कि जिनको दोनों डोज भी लग गए वो भी कई बार लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो इसका क्या लाभ? नंबर एक। नंबर दूसरा, कई सारे दिनों से ये चिंता हम प्रकट कर रहे हैं कि जो लोग किट से खुद घर पे टेस्ट कर रहे हैं, उसका कोई डेटा ना तो मेडिकल स्टोर पर दे पाते हैं और ना ही वो आगे इन्फॉर्म कर रहे हैं और खुलेआम घूमते हैं। ये कितना खतरनाक है? हाँ, जो वैक्सीनेशन की बात आपने कही है, तो निश्चित रूप से वैक्सीन से फायदा तो होगा ही और हो ही रहा है। यही वजह है कि अभी पॉजिटिविटी तो हमारी एवरेज यदि 7 डेज के लिए तो 16% है, और वहीं पे यदि बेड खाली देखें हम तो फिलहाल हमारे 94% बेड वैकेंट है। तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि लोग वैक्सीनेटेड हैं, और ये भी हो सकती है कि ओमिक्रॉन बहुत माइल्ड रूप से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद लोग अभी भी वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही जब मैंने बात शुरू की तभी मैंने कहा कि आज के जो डेथ तीनों हुए, तीनों वैक्सीनेटेड नहीं थे। पुराने भी जो डेथ हैं उनमें भी 15 जो डेथ पुरानी हुई है उनमें भी सिर्फ 9 लोग वैक्सीनेटेड थे और 6 लोग वैक्सीन नहीं लगाए थे। तो ये बात तो तय है कि वैक्सीन बहुत फायदा कर रही है। और मैं फिर एक बार बोलना चाहूंगी आपके माध्यम से कि जो छूट गए हैं, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया है, वो मेहरबानी से वैक्सीन लगवा लें। दूसरी बात आपने क्या पूछी? जी, कई सारे लोग जो एक किट से जो टेस्ट कर रहे हैं, इसके डेटा कलेक्शन का कोई एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ये भी बड़ा चिंताजनक है। मेडिकल स्टोर से मैं उनका डाटा मंगवा रही हूँ। मेरे पास डाटा आ गया है कि कितने लोगों ने सेल्फ टेस्ट किया है और कितने लोग, तो मुझे उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवानी है। आज थोड़ा सा मैं इस काम में पीछे रह गई हूँ, लेकिन डाटा मेरे पास बकायदा मैं मंगाते जा रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मेडिकल स्टोर से वो सेल्फ टेस्ट किट ले जाएं, टेस्ट करें, पॉजिटिव होके घूमते रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं। कल से इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल मेरे पास 50-60 लोगों का डाटा आया है जो मेडिसिन सेल्फ टेस्ट किट खरीद के और टेस्ट किए हुए हैं। लेकिन ये तो सेल्फ टेस्ट किट वाले हैं। जो हमारे से भी जिन्होंने टेस्ट करवाया है, जिनको होम आइसोलेशन हमने दिया है, वो लोग यदि स्ट्रिक्टली होम आइसोलेशन का पालन करें अपने घर में, यदि हो सकता है वो बाहर ना निकल रहे हो, लेकिन अपने घर में भी वो स्ट्रिक्टली होम आइसोलेशन का पालन करें, तो जैसे मैंने पहले कहा कि घर के जिनका इम्यूनिटी कमजोर है, जो कि अन्य बीमारी से ग्रसित है, कोमॉर्बिड है, या जो बड़े बूढ़े हैं, या जो बच्चे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, वो उनको इन्फेक्टेड ना करें। क्योंकि जो वैक्सीन नहीं लगाए हैं वो यदि इन्फेक्टेड होते हैं तो हो सकता है इन्फेक्शन उनको बहुत अधिक गंभीर रूप से प्रभाव डाले
और उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाए, बेड्स की ज़रूरत पड़ जाए, और ऐसा ना हो कि आज भले हमारे पास बेड्स खाली दिख रहे हों, लेकिन एक पीक जब आएगा तो हमारे पास फिर से वही दूसरी लहर जैसी स्थिति ना हो। तो हमने दूसरी लहर से काफ़ी कुछ सीखा है और हमें फिर से सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो दौर ना आए, इसके लिए सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क पहनाना ना पड़े प्रशासन को, लोग खुद से पहन के बाहर निकलें। सोशल डिस्टेंस के लिए बिना वजह बाहर ना निकलें, बिना वजह मार्केट में भीड़ ना जमा करें। तो और फ्रिक्वेंटली अपना हैंड सैनिटाइज करते रहें या हैंड वॉश करते रहें। तो इन चीज़ों को भूलें नहीं। अभी कोरोना ने काफ़ी जोर पकड़ा हुआ है। एवरेज हमारे यदि हम 7 डेज के केस देखें सिर्फ रायपुर में, तो एवरेज केस अभी 1600 के करीब है। कभी वो 2000 हो जाते हैं, कभी 1800, कभी 1500, कभी, तो इस तरह से यदि एक हफ्ते का एवरेज देखें हम तो वो करीब 1600 के करीब है, जो बहुत बड़ी संख्या होती है 1600 नंबर। तो इतना जब आप डाटा प्रतिदिन आप टीवी में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना चाहिए। चलिए, अब इसमें किस तरह का बिहेवियर हमारा होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि ये जो तीसरी वेव के पीक को लेकर लगातार हर एक एक्सपर्ट और डॉक्टर आपको आगाह कर रहा है, इसके बारे में क्या आकलन और अनुमान है, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो तीसरी लहर के खतरे के बीच में लापरवाहियां भारी पड़ सकती हैं, इसी पर आज हम अपने एक्सपर्ट के साथ बात करें। डॉक्टर मीरा बघेल जी, CMHO रायपुर, और डॉक्टर गिरीश अग्रवाल जी, चेस्ट फिजिशियन, हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर अग्रवाल, जैसे भी हम चर्चा कर रहे हैं कि तीसरी वेव के लिए ओमिक्रॉन को काफ़ी हद तक जिम्मेदार बताया जा रहा है, सारी दुनिया के रिकॉर्ड्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट होता है वो अभी भी प्रदेश में नहीं हो रहा, उसकी रिपोर्ट आने में वक्त लगता है। कुछ जगहों से ये भी है कि अब चूंकि मरीज़ बढ़ रहे हैं तो नॉर्मली भी टेस्ट रिपोर्ट पता करने में RT-PCR की थोड़ा टाइम लग रहा है, लोग इसलिए बाहर से किट लेकर फ़ौरन टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इतना अलग है कि ये वक्त पर हो जाए, जल्दी हो जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है, पता लग जाए कि कौन सा वेरिएंट है? नहीं, देखिए, वेरिएंट चाहे डेल्टा हो चाहे ओमिक्रॉन हो, ट्रीटमेंट शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ट्रीटमेंट डेल्टा के समय भी यही था कि आपको जो परेशानी आ रही है आपको उसकी दवा लेना है। कोरोना वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट शुरुआती दौर पे नहीं है। बुखार है तो बुखार की दवा, सर्दी है तो सर्दी की दवा, खांसी है तो उसके लिए दवा। लेकिन अभी जो US की गाइडलाइन है उसमें एक क्लॉज ऐड किया उन्होंने, और उसमें हाई रिस्क कैटेगरी जो पेशेंट्स हैं, जैसे कि जो 65 एंड अबव है, जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है, जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है, या जो HIV के पेशेंट है, डायबिटीज़ है, लंग्स के पेशेंट है, जो क्रॉनिक स्मोकर है, तो ये हाई रिस्क कैटेगरी है, प्रेगनेंसी है, इनके लिए उन्होंने शुरुआती दौर पे कोरोना होने के शुरू के 7 दिन में कुछ दवाइयाँ ऐड की हैं। और उन दवाइयों का रीज़न ये है कि उन्होंने अपने रिसर्च में ये पाया कि जब अगर शुरू के 7 दिन में दवा दी जाती है तो ऐसे मरीज जिनकी संभावना सीवियर होने की आगे चल के ज़्यादा है, इनमें सीवियरिटी करीब करीब 70 से 80% तक कम हो सकती है। तो जो सीवियर मरीज है, जो कैटेगरी मैंने आपको बताई, मेरी आपके माध्यम से उन मरीजों के लिए ये गुजारिश है कि वो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बाकी जहां तक बाकी मरीजों का सवाल है, या जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, यंग हेल्दी हैं, उनमें ट्रीटमेंट मोर और लेस पिछले वेव के जैसा ही है। आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसा दिक्कत हो वैसी दवा लेना है। कोरोना के लिए अलग से कोई भी स्पेशल दवा नहीं है, ना ही इन कोविड में किसी एंटीबायोटिक का शुरुआती दिनों में कोई रोल है। तो एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन जो लोग अपने मन से ले रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ऐसा मत लीजिए। एंटीबायोटिक है, कोई चना मुर्रा नहीं है कि जब आपकी मर्जी हुई तब आपने ले लिया। चलिए डॉक्टर बघेल, ये तीसरी वेव का पीक, इसे लेकर के भी सबके अलग अलग प्रेडिक्शन है। आप चूंकि आंकड़ों को बहुत क्लोजली वॉच कर रही हैं और इनका अध्ययन भी करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आपका अनुमान क्या है इसके बारे में? और दूसरी बात ये कि लगातार राज्य की तरफ से मांग की जाती है कि भाई ओमिक्रॉन की जो सैंपलिंग होती है और जो बाहर हम प्रदेशों में भेजते हैं, टेस्ट रिपोर्ट आने में उसमें भी वक्त लगता है, इसको लेकर राज्य की मांग, इस पर कितना काम हो रहा है? देखिए, ये पीक कब आएगा, ये तो जैसा आपने भी पहले कहा कि ये जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक तक आ सकता है जी। चूंकि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी तो हम 2000 तक के प्रतिदिन के केस में सिर्फ राजधानी में
पहुंच चुके हैं। तो अभी तो निरंतर केसेस बढ़ते जा रहे हैं और चूंकि टेस्ट भी इसी स्पीड से बढ़ना चाहिए। अभी ये देखा जा रहा है कि RT-PCR की पॉजिटिविटी ज़्यादा है। RT-PCR से टेस्ट कराने में 53% पॉजिटिविटी है। मतलब यदि हम 100 सैंपल भेजते हैं तो नेचुरली 50, जबकि RT-PCR की जो पॉजिटिविटी है वो अभी कम है, वो 2% से भी कम है अभी। तो ये तो डिपेंड करता है कि कितने लोग RT-PCR करवा रहे हैं और अधिक से अधिक लोग यदि RT-PCR कराते हैं तो पॉजिटिव केसेस ज़्यादा निकलेंगे, ये तो तय है। और केसेस अभी क्योंकि लगातार ग्राफ बढ़ते जा रहा है तो अभी पीक यही कहा जा सकता है कि जनवरी लास्ट, फरवरी फर्स्ट वीक में आ सकता है, उससे पहले भी आने की संभावना है। चलिए, तो जैसे हमारे दोनों एक्सपर्ट, आपने जो कहा ओमिक्रॉन के टेस्ट की बाहर भेजने का, जैसे यहाँ से भुवनेश्वर भेजा जाता है जी, तो ये स्टेट इसको देखता है, रायपुर जिले के वश का काम नहीं है ये। तो इसके बारे में मैं वो सक्षम अधिकारी नहीं हूँ कि मैं कोई आपको इसकी जानकारी दे। चलिए ठीक है, लेकिन इतनी जानकारी जो हमारे एक्सपर्ट आपसे साझा कर रहे हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि आपको इस समय वो सारे बिहेवियर पता हैं, कोविड प्रोटोकॉल आपको पता है, सिर्फ आपको उनका पालन करना है, कड़ाई से पालन करना है। हम सख्ती प्रशासन की तरफ से बढ़े इस बात का इंतज़ार किए बिना अगर अपने ऊपर जैसे हम सेल्फ टेस्ट करने लगे, अगर सेल्फ रेगुलेट करना शुरू कर देंगे तो शायद काफ़ी बेहतर तरीके से अपने आप को और अपने परिवार को और आसपास के वातावरण को हम बचा पाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही था कि इन एक्सपर्ट को आपके सामने रखकर उनसे बातचीत की जाए। आपने सुना कि ये दोनों इसी बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की लापरवाही कम से कम इस वक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लहर और इसका असर हम चारों तरफ देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए और यहाँ आकर अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।